देखो फिजिक्स का हमारा पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री हमारा पहला लेसन हो चुका है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। सबसे पहला है इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो देख, हाँ बोलो। हाँ देखो, फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम नेचुरल चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यानी दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about natural charges। ठीक है, फिजिक्स का या साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी विल बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 2 कैटेगरी। पहला कैटेगरी हमारा होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा दूसरा होगा, वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात नहीं करोगे, आवाज़ उसमें डिस्टर्ब होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फर्दर भी डिस्कस करें अगर हम लोग के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे। इसमें कोई समस्या है। इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे, फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं नेचुरल चार्जेस के बारे में, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को कैटेगराइज किया गया, डिवाइड किया गया 2 भागों में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं हम लोग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे। तो देखो, चलो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड किया गया 2 भागों में, स्टैटिक और करंट। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का वैसा ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे चार्जेज इन रेस्ट। जब चार्ज हमारा रेस्ट में होता है तो वो आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में, और जब चार्ज मोशन में आता है, चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आता है तो क्या हो जाता है, वो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी in it we deals with charges in rest। ठीक है, जो चार्जेस अगर रेस्ट में है तो उसमें अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन मोशन। तो देखो, अब बोलोगे तो चार्जेज इन रेस्ट हुआ, इस केस में वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन कैसे किया, अब उसको समझना है। अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है तो रेस्ट में रहने के बाद हम लोग बना रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चार्ज टेम्परोरी ट्रांसफ़र होता है जब टेम्परोरी ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस। ठीक है, जब चार्ज हमारा टेम्परोरी ट्रांसफ़र करेगा तो वो बनाएगा, उसमें हम वो आएगा किस में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर है। अब कैसे टेम्परोरी ट्रांसफ़र होगा उसको समझना है। तो जैसे देखते होगे तुम लोग, कंघी को या स्केल को बाल में हल्का सा रब करो और फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है,
कागज़ उसमें जाके चिपकता है और फिर कुछ समय के बाद फिर अपने आप वो कागज़ गिर जाता है। तो देखो, जब हम ऐसा करते हैं, जब रब करते हैं चीज़ों को, खास करके इंसुलेटर्स को, इंसुलेटर को बोलोगे इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर पता है ना? किसी को दिक्कत है इंसुलेटर में? बोलो इंसुलेटर क्या है? जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। बिल्कुल, बैठो। तो सब्सटेंसेस को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ टू फ्लो करंट फ्रॉम इट, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देगा अपने से होके, वो क्या होगा? बेसिकली मेटल्स। ठीक है, नॉन बैड कंडक्टर या इंसुलेटर क्या होगा? जो फ्लो करने नहीं देगा, वो क्या होगा? इंसुलेटर। और सेमी कंडक्टर, ठीक है, तो वो पार्शियली अलाउ करेगा, पार्शियली करंट को अलाउ करेगा अपने से होके। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए या टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होना जरूरी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और उसके लिए क्या जरूरी है? इंसुलेटर का होना। विदाउट इंसुलेटर हमारा टेम्पोररी ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ लोहा से अगर रगड़ते हैं बाल में और उसके बाद उसको लेके जाओगे तो वो नहीं अट्रैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो, अभी उसको समझेंगे आगे। पहले इसको, यहाँ तक में कोई समस्या है? इसको उतारो तो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी लिखवा दिया। ठीक है, अभी इसको और थोड़ा सा देखना है। और दूसरा है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे फेनोमेनन जो है ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। हमारे लाइफ का बहुत सारा फेनोमेनन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हम लोग थंडर स्टॉर्म। मतलब समझते हो क्या होता है? बिजली का चमकना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। कंघी वाला कॉन्सेप्ट बताए। बैलून को ले लो, बैलून को ले लेते हैं, बैलून को लेके हल्का सा उसको रब कर दो। रब करने के बाद बैलून को लिए रब किए और उसके बाद अगर रब किए हुए पोर्शन को यहाँ से सपोज करो पानी का पतला सा स्ट्रीम निकल रहा है, नल का पानी हो या कोई और पानी हो, पतला सा धारा निकल रहा है। बैलून को आप अगर इसके पास ले जाइएगा तो नॉर्मली टैप वाटर क्या होता है? फ्लो करता है स्ट्रेट ना, स्ट्रेट फ्लो करेगा। लेकिन जब बैलून, चार्ज्ड बैलून को यहाँ लेके आओगे तो उसका जो घुमाव है ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है? तो ये सभी कॉन्सेप्ट हो रहे हैं हमारे किसके कारण? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने के कारण। यानी चार्ज पार्टिकल का टेम्पोररी ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है। इसी तरह से हम लेते हैं, सपोज करते हैं हम ले रहे हैं एबोनाइट रड। एबोनाइट रड, अभी हम ये समझेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता क्या है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता क्या है? कोई बताएगा? बताओ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों करता है, हम ये समझने का प्रयास सबसे पहले करते हैं। तो देखो, एबोनाइट रड एंड वुल, एबोनाइट रड और वुल का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, क्या होगा? व्हाट हैपन व्हेन एबोनाइट रड रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ और वुल। तो देखो होता क्या है, जब एबोनाइट रड को रब किया जाएगा ना वुल के साथ, इस केस में हमारा वुल जो है या वुलन क्लॉथ जो है, इससे टेम्पररी थोड़े समय के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के और एबोनाइट पे चला जाएगा। वुल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ जाएगा? एबोनाइट रड पे जाएगा। क्या
तब अब देखो 9th क्लास में तुम लोग पढ़े होगे, देखे भी होगे कि नॉर्मली जो एटम्स होता है, नॉर्मली एटम्स जो होता है वो क्या होता है, चार्ज्ड होता है कि न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों? वाई? वाई एटम्स आर न्यूट्रल? एटम्स में नॉर्मल स्टेट में जितना प्लस चार्ज होगा, यानी जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ, जिसके कारण वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। बट यहाँ पे ये चार्ज कैसे हो गया? तो जब यहाँ पे ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, वुल अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया, तो उस केस में इस पे प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो गया ना, तो वुल गेट्स, या इसको समझो, वुल डोनेट सम electrons and hence it acquire कौन सा चार्ज? and hence it acquire है नेगेटिव चार्ज, and hence it acquire पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एलिमेंट जो है अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, और एक्सेप्ट करेगा तो उस पर माइनस। तो यहाँ पे वुल क्या करता है, डोनेट किया अपने सम इलेक्ट्रॉन को, इस तरह से इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। वेयर एज अब ये कुछ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, किस कारण से डोनेट किया था? जब ये एबोनाइट रड इसके साथ रब किया तब ना डोनेट किया, नॉर्मल स्टेट में थोड़ी डोनेट करता है। तो और इसके द्वारा डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को ये एबोनाइट रड क्या कर लेगा, एंड एबोनाइट रड गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय वुल, and hence it get negative charge। बात समझ में आया कि नहीं आया? एबोनाइट रड को अगर हम वुलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो वुल पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, एबोनाइट रड पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब तुमसे सवाल करेगा कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका जवाब सीधा होगा कि जब कभी भी एबोनाइट रड को वुलन क्लॉथ से हम रब करते हैं, इन दैट केस द वुलन क्लॉथ लूजेज सम इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। वेयर एज एबोनाइट रड गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय वुल एंड हेंस इट गेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है। दूसरा है, इसी में तुम्हारा सेकेंड आ जाएगा कि अगर हम ग्लास रड ले ले, एबोनाइट रड के जगह पे कौन सा रड ले ले, ग्लास रड। तो ग्लास रड लेने के बाद और वहाँ पे इसको सिल्क क्लॉथ्स, व्हेन ग्लास रड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, when glass rod rubbed with silk, इसको ऐसा करो, what happen when glass rod rubbed with silk, सिल्क के साथ अगर ग्लास रड को रब हम लोग करें तब क्या होगा, वुल के साथ अगर हम लोग एबोनाइट रड को रब किए तो वुल पे पॉजिटिव चार्ज आया और ग्लास रड पे एबोनाइट रड पे नेगेटिव चार्ज आया। अब अगर यहाँ एबोनाइट रड के जगह पे ग्लास रड ले ले और वहाँ वुल के जगह पे सिल्क का कपड़ा ले ले या सिल्क मटेरियल ले ले और फिर आपस में रब कराए तो क्या होगा, तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है। बात समझ रहे हो, इसका ठीक उल्टा। इट मीन्स दैट यहाँ पे ग्लास रड जो है ना,
ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और जब लूज किया ग्लास रड इलेक्ट्रॉन्स को तो उस पर कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा? पॉजिटिव। और वहाँ पे सिल्क क्लॉथ क्या करेगा? गेन करेगा। कैसे गेन करेगा? तो जो इलेक्ट्रॉन्स को ये ग्लास रड लूज किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को वो सिल्क का कपड़ा गेन कर लेगा। तो दैट इज ग्लास रड loses some electrons and hence it acquire कौन सा चार्ज? and hence it acquire positive charge, whereas silk gain electrons, so it will acquire कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। सीधा तुमसे सवाल यही करेगा, क्या होगा जब ग्लास रड को रब कर देंगे हम लोग सिल्क के साथ, या एबोनाइट रड को रब करेंगे वुल के साथ। तो जब कभी भी एबोनाइट रड को रब करेंगे वुल के साथ, वुल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, उनके द्वारा डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स को एबोनाइट रड एक्वायर करेगा, और इस तरह से वुल पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा और एबोनाइट रड नेगेटिव चार्ज। और इसका ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाता है वहाँ पे जब ग्लास रड को रब करते हैं किसके साथ? सिल्क के साथ। तो उस केस में हमारा ग्लास रड लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को और एक्वायर करेगा कौन? सिल्क। इस तरह से ग्लास रड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क का कपड़ा नेगेटिवली चार्ज होगा। टेस्ला, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे टेस्ला, निकोलस टेस्ला। ठीक है, अब बोलो इसमें यहाँ तक में कोई समस्या है? उतारो जल्दी इसको। नहीं, अभी तक हम लोग देख रहे थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम यही सिंपल वर्ड में देखे कि टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र होता है, वापस फिर से नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाती हैं चीज़ें। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम आए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, तो हम पहले ही बता चुके हैं, इट डील्स विथ चार्जेज इन मोशन। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करता है? डील करता है चार्जेज इन मोशन के साथ। जब चार्ज मोशन में आता है तब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसको पढ़ते हैं। क्लियर है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम देखें टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र किसका? चार्ज का। करंट में देख रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ चार्ज आ जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चार्ज काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है इलेक्ट्रिसिटी में? नहीं, हर बात में चार्जे का आ रहा है चर्चा। इट मीन्स दैट कि चार्ज को भी समझना जरूरी है। चार्ज किसको बोलते हैं? चार्ज, दैट property of a matter, by virtue of which it experience, that property of matter by virtue of which it experience a force when it is placed in an electromagnetic field. So that property of matter by virtue of which it experiences a force when it is placed in an electromagnetic field. क्लियर है? चार्ज
चार्ज पार्टिकल का अगर हम लोग डिवीज़न करें तो चार्ज पार्टिकल कितने तरह का होगा? 2 तरह का। एक पॉजिटिव चार्ज, पहला नंबर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नंबर नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पॉजिटिव चार्ज पे जो क्वांटिटी होता है चार्ज का वो होता है +1.6 इंटू, अच्छा पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बचपन से पढ़ते आ रहे हो? नहीं, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? इस पे चार्ज का क्वांटिटी कितना होता है? तो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? चलो उसको हम लोग ऐसा यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम डिनोटेड बाय कैपिटल C नॉट Q। एसआई यूनिट को डिनोट करते हैं C से, लेकिन चार्ज को डिनोट करेंगे Q से। ठीक है, एसआई यूनिट C से और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से। ये Q यही है चार्ज। बात समझ में आया? तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस में, और सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे और दैट इज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, शॉर्ट फॉर्म C। आए बात समझ में? तो चार्ज क्या है? किसी भी मैटर का वैसा प्रॉपर्टी दैट जिसके कारण हम लोग या वो मैटर एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, और वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। कब? जब उसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पुट करेंगे, रखेंगे। चार्ज हमारा यहाँ 2 तरह का हुआ, वो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन। बात तो आगे समझ ही रहे हो? समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? उतार लो। देखो अब हम लोग को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो देखो सब, पहला है जो सबको पता है कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यानी लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, whereas unlike charges always attract each other। दूसरा प्रॉपर्टी है ना कि चार्जेस आर बेसिकली कंजर्व्ड, just like energy is conserved, similarly charges are also conserved। that is charges can neither be created nor be destroyed। बात की तो समझ ही रहे हो? charges are conserved, that is it can neither be created nor be destroyed। दूसरा थर्ड प्रॉपर्टी हो जाता है चार्जेस का है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। additive in nature। अरिथमेटिकल जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना उसके हिसाब से, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है
जैसे मान लो 4 गो प्लस चार्ज है या 2 गो नेगेटिव चार्ज है, तो 4 गो प्लस को जोड़ के उसमें 2 गो नेगेटिव को माइनस कर देना। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 2 प्लस नहीं। तो सिंपल यही है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। और चौथा हो जाता है क्वांटाइजेशन। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मतलब सिंपल अलजेब्रा के रूल से ये जुड़ता है। और क्वांटाइज्ड का मतलब दैट इज यहाँ से हमारा फॉर्मूला आता है Q बराबर NE प्लस माइनस NE। अब इस पे डिस्कस ना हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में कर लेंगे, खड़ा है सब सिर पे। फोर्थ प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज आर क्वांटाइज्ड। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। और यहीं से हमारा एक फॉर्मूला आया था Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो प्लस माइनस NE, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो यहाँ प्लस और माइनस के साइन का क्या मतलब है कि जब चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा उस समय प्लस रखेंगे, और जब चार्ज हमारा नेगेटिव होगा तब, और इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू हमारा नेगेटिव होगा। तो चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, इसका मतलब जब चार्ज का ट्रांसफ़र होता है ना, या फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ये सभी बेसिकली इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं, जो 0 से बड़ा होगा हमेशा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यानी जो n का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा। बात समझ में आया? अब ऐसा नहीं होगा कि n का वैल्यू 1.5 रख देंगे, यानी 1.5 कूलम का चार्ज फ्लो नहीं करेगा। फ्लो करेगा ये तो या तो 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा, या फिर 2 कूलम का फ्लो करेगा, 3 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा, 4 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा। यही कहता है, क्या है? यही कहता है कि हमारा चार्जेज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को बोलते हैं कि सिंपल्स जो हमारा नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में चार्जेज जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। बात समझ में आया? यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई समस्या? चलो, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, डिनोटेड बाय चलो कैपिटल C सीधा लिख देते हैं। और उसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल C। और अगर हमको चार्ज को दिखाना होगा, शो करना होगा, तो चार्ज को सिंबलिकली कैसे दिखाएंगे? कैपिटल Q से। तो इसके बाद सीधा हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? बहुत आसान डेफिनेशन है, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर चार्ज भी कह सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर is called इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर से होकर चार्ज के फ्लो का जो रेट होगा वही कहलाएगा। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, द amount of charge that flows
that flows through the amount of charge that flows through any circuit in unit time is called क्या? is called इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि यूनिट टाइम 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा वही कहलाएगा क्या? इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर कंस्टिट्यूएंट या कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट तुमसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट देखो, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर डिनोटेड बाय कैपिटल ए। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। its SI unit is एम्पियर डिनोटेड बाय ए एंड, और यहाँ पे हमारा सिंबल क्या होगा? आई होगा। क्लियर है? उतारो इसको।